तो मेरे भाई और बहनों, आज जिस मूवी को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं उसको कोरियन फिल्म इंडस्ट्री की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मूवी के तौर पे देखा जाता है। 비 내리던 밤 나디건 그곳 कहानी की शुरुआत में हम जीन नाम के एक लड़के को देखते हैं जिसकी आँख खुलती है और वो अपने माँ, पापा और अपने बड़े भाई यूसुफ के साथ अपने नए घर में शिफ्ट हो रहा होता है। यहाँ पे नोटिस करने वाली बात यह है, जो कहानी की ये टाइमलाइन है ये 1997 की है। जब वो लोग अपने नए घर पे पहुँचते हैं तो जीन को ये घर बहुत ही जाना पहचाना सा लगता है, जबकि उसने तो इससे पहले इस घर को कभी देखा ही नहीं था। उसे लगने लगता है कि वो बहुत पहले से ही इस घर को जानता है। फिर हमें बताया जाता है कि जिनका जो बड़ा भाई है वो हमेशा से ही अपने क्लास का टॉपर रहा है और वो ग्रेजुएशन भी करा है एक टॉप यूनिवर्सिटी से। वो खेल कूद में भी बहुत ही परफेक्ट था, इसी वजह से लड़कियां भी उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद करती थी। वहीं पे दूसरी तरफ जीन एक नॉर्मल बच्चा था, जिसकी वजह से उसे हमेशा डिप्रेशन होता रहता था और इसी वजह से वो रोज़ दवाई भी लेता था। जीन को लगता था कि उसकी ज़िंदगी में अगर कोई चीज़ है जिसकी वजह से वो प्राउड फील कर सकता है तो वो है सिर्फ और सिर्फ उसका बड़ा भाई। एक साल पहले कार एक्सीडेंट में यूसुफ का एक पैर टूट गया था, जिसके कारण वो लंगड़ा कर चलता था। जीन और यूसुफ एक साथ एक ही कमरे में रहते थे, क्योंकि उस नए घर में एक और कमरा था जिसकी चाबी मकान मालिक ने उनको अभी तक नहीं दी थी। रात को डिनर के टाइम जीन को ऊपर के उस कमरे से कुछ आवाजें सुनाई देती है, जिसकी चाबी अभी तक उनको नहीं मिला था, लेकिन उसका परिवार कहता है कि उन लोगों ने कोई भी आवाज नहीं सुनी है। बाद में रात को फिर से जीन को दोबारा उस कमरे से तेज आवाजें सुनाई देती है। फिर वो चेक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन इससे पहले कि वो अंदर जा पाता उसका बड़ा भाई उसे रोक लेता है और यूसुफ अपने छोटे भाई को बारिश में घूमने बाहर ले जाता है। दोनों भाई पास के एक पहाड़ी की चोटी पर चढ़ते हैं। जब वो दोनों मौसम का मजा ले रहे होते हैं तब अचानक यूसुफ के पास उसके पापा का फोन आता है और वो उसे घर बुलाते हैं। इस वजह से यूसुफ जीन को अकेला छोड़कर वापस लौटने लगता है। घर वापस जाते समय कुछ बदमाश यूसुफ को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसे किडनैप करने की कोशिश करते हैं। जीन की नज़र भी इस झगड़े पर पड़ती है, लेकिन बाद में वो गुंडे जो है यूसुफ को किडनैप करके ले जाते हैं। घबराया हुआ जीन अब घर वापस आता है और अपने मॉम एंड डैड को सब कुछ खोल कर बताता है। फिर जीन एक सपना देखता है जहाँ पे वो देखता है कि उससे पूछताछ कर रहा है कोई। तभी अचानक जीन की आँख खुल जाती है और वो अपने आप को उसके मॉम एंड डैड के बगल में पाता है। अगले सीन में जीन डिटेक्टिव से बात करता है और उन्हें किडनैपर के वैन के नंबर बताता है। हालांकि डिटेक्टिव बताते हैं कि ऐसा कोई नंबर मौजूद ही नहीं है। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन परिवार के पास यूसुफ को छोड़ने के लिए कोई फिरौती की कॉल भी नहीं आई थी और इसी वजह से वो लोग और भी टेंशन में थे। अभी अचानक 19वें दिन जिनका बड़ा भाई यूसुफ अपने आप ही घर वापस लौट आता है, बिल्कुल सही सलामत। लेकिन मजे की बात यह है कि उसे कुछ भी याद नहीं है कि इन 19 दिनों में उसके साथ क्या हुआ था। डॉक्टर का मानना है कि भूलने की बीमारी मतलब कि एमनीशिया के कारण जो है यूसुफ को कुछ भी याद नहीं है। फिर एक दिन रात को जीन दवाई लेना भूल जाता है और इसी वजह से वो जागे हुए था, लेकिन वो अचानक आधी रात को नोटिस करता है कि उसका बड़ा भाई आधी रात को घर से बाहर निकल रहा है। ये बात उसे बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है। अगले दिन ब्रेकफास्ट के टाइम जीन अपने बड़े भाई से पूछता है कि तुम कल रात कहाँ गए थे, लेकिन अजीब सी बात यह है कि यूसुफ इस बात को पूरी तरह से इनकार कर देता है। जब यूसुफ वहां से उठ के जाने लगता है तब जीन कुछ अजीब चीज नोटिस करता है, क्योंकि इससे पहले यूसुफ लेफ्ट पैर से लंगड़ाता था, लेकिन अब वो राइट पैर से लंगड़ा रहा है। आज रात जीन अपनी स्टडी टेबल पर सो जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर यूसुफ एक बार फिर से बाहर जाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन इस बार यूसुफ ये इंश्योर करता है कि जीन गहरी नींद में है या नहीं। यूसुफ जीन के आँख के पास एक पेंसिल नीडल ले जाता है
और वो उसके आँख के इतना करीब ले जाता है ताकि अगर वो जागे हुए हैं तो वो डर जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता और आखिर में वो निडल टूट कर नीचे गिर जाता है। यूसुफ के जाने के बाद हमें ये पता चलता है कि जीन जाग रहा होता है और वो टैक्सी में अपने बड़े भाई का पीछा करना शुरू कर देता है। आगे चलकर जीन कुछ गुंडों को सिगरेट पीते हुए नोटिस करता है, जिन्हें देखकर वो समझ जाता है कि ये वही लोग हैं जो पहले उसके घर में पूछताछ कर रहे थे। जीन पकड़ा जाता है और उसे भी बेहोश कर दिया जाता है। अगले दिन जीन अपने स्टडी टेबल पर उठता है, तभी यूसुफ को बिस्तर पर देखकर जीन घबरा जाता है। वो जल्दी से अपने आप को बाथरूम में बंद कर लेता है। जब यूसुफ जीन से पूछता है कि तुम्हें खुद को बाथरूम में बंद करने की क्या जरूरत है, तब जीन उसे कल रात के बारे में सब कुछ बताता है, लेकिन यूसुफ सब कुछ इनकार कर देता है और कहता है कि तुमने फिर से कोई बुरा सपना देखा है। लेकिन जीन जोर देकर कहता है कि मैंने अपने होश और हवास में सब कुछ होते हुए देखा है। जब यूसुफ जवाब देना बंद कर देता है तो जीन चुपचाप एक एल्युमिनियम पाइप लेकर बाथरूम से बाहर निकलता है, लेकिन जल्दी ही यूसुफ उस पर हावी हो जाता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है। यूसुफ कहता है कि पेंसिल से लेकर टैक्सी तक जो कुछ भी तुमने देखा है, जो कुछ भी तुम बोल रहे हो, वो कुछ भी नहीं हुआ था। फिर यूसुफ जीन से पूछता है कि कल रात तुमने अपनी दवाई ली थी क्या? ये सुनकर जीन शांत हो जाता है क्योंकि उसे याद आ जाता है कि कल रात उसने अपनी दवाई नहीं ली थी। फिर जीन अपनी दवा लेता है, लेकिन बाद में यूसुफ के बाहर जाने के बाद जीन जब अपनी पढ़ाई के लिए टेबल की तरफ जाता है तभी उसे वहां एक टूटी हुई पेंसिल की लीड दिखाई देती है। ये वही पेंसिल की लीड है जिसके बारे में वो बात कर रहा था। इसका मतलब जो कुछ भी उसने कहा था, उसने देखा था कल रात के बारे में, वो सब कुछ सच है, कोई सपना नहीं है। वो जाकर यूसुफ के बारे में सब कुछ अपनी माँ को बताता है, लेकिन उसकी माँ कहती है कि मैं इस बारे में तुम्हारे पापा से बात करूंगी, लेकिन हमें और सबूत इकट्ठा करना चाहिए। बाद में जीन चुपके से अपनी माँ को यूसुफ से बात करते हुए देख लेता है। उसकी माँ सब कुछ यूसुफ को बता रही होती है फोन पर। जीन को पता चल जाता है कि जिनको वो अपना फैमिली मान रहा था वो असल में उसकी फैमिली है ही नहीं और ये सभी लोग मिलकर उसके साथ नाटक कर रहे हैं। तभी जीन की माँ को बाहर किसी की मौजूद होने का एहसास होता है। वो चेक करने के लिए जीन के कमरे की तरफ जाती है, लेकिन जीन बिल्कुल सही वक्त पर अपने बिस्तर पर वापस आने में कामयाब हो जाता है। माँ के जाने के बाद जीन खिड़की से बाहर कूद जाता है और घर से भागने लगता है, लेकिन बाहर उसकी मुलाकात उसके पिता से हो जाती है और इसी बीच घबराहट में जीन की माँ भी बाहर आ जाती है। जब जीन के पिता उसे रोकने की कोशिश करते हैं तो जीन उन्हें धक्का देकर भाग जाता है। जीन की माँ जल्दी से गुंडों को उसके पीछे भेज देती है, लेकिन जीन किसी तरह से मेन रोड पर आ जाता है जहाँ पे उसकी मुलाकात पुलिस वालों से हो जाती है। फिर पुलिस स्टेशन में जाकर जीन सब कुछ पुलिस को बताता है। पुलिस डेटाबेस में उसका नाम चेक करता है और बताता है कि जीन का जन्म 1997 में हुआ था और वो 41 इयर्स का है। लेकिन जब जीन जोर देकर कहता है कि वो 41 इयर्स का नहीं है बल्कि वो 21 साल का है, तो एक पुलिस ऑफिसर उसे पूछता है, अच्छा ये बताओ अभी तुम कौन से साल में हो? जीन जवाब देता है कि ये तो 1997 है। तब पुलिस ऑफिसर उसे कहता है कि ये 1997 नहीं है बल्कि ये 2017 है। यह सुनकर जीन हैरान हो जाता है और चारों तरफ देखता है। तब उसे कुछ लोगों के हाथ में स्मार्टफोन्स दिखाई देता है। साथ ही टीवी पर एक न्यूज चल रहा होता है जिसमें साउथ कोरियन प्रेसिडेंट मून जाए-इन और अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एक दूसरे के साथ दिखाई देते हैं। उसके बाद जब जीन अपने आप को आईने में देखता है तो उसे एहसास होता है कि वो सच में 41 इयर्स का है। कंफ्यूज होकर जीन अपने नकली परिवार का सामना करने के लिए घर वापस आ जाता है। घर के अंदर उसी बंद कमरे से उसे रेडियो की आवाज सुनाई देती है जो कि अब एक क्राइम सीन में बदल चुका था। उसके सामने भाई बनकर जो नाटक करने वाला लड़का था वो आता है। जीन को बताता है कि जिस कमरे में वो खड़ा है उस कमरे में 20 साल पहले एक टीनेज लड़की और उसकी माँ की हत्या की गई थी। पुलिस कई सालों तक खूनी को ढूंढने की कोशिश करता है और असल में
खूनी और कोई नहीं बल्कि जीन ही है। यहाँ पर सीन फ्लैशबैक में शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि हत्या कबूल करवाने के लिए जीन को किडनैप किया गया है और उसे बुरी तरह से पीटा गया है, लेकिन जीन अपनी बेगुनाही पर बना रहता है। वो कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया। तब जीन का फर्जी पिता इन्वेस्टिगेशन टीम को बताता है कि जीन अपनी याददाश्त खो चुका है क्योंकि ये घटना बहुत ही दर्दनाक थी। इन्वेस्टिगेशन टीम साइकियाट्रिस्ट पार्क से कहती है कि क्या तुम जीन को हिप्नोटाइज करके वापस 1997 में भेज सकते हो, शायद ऐसा करने से उसकी याददाश्त वापस आ जाए और वो बता सके कि उस दिन असल में क्या हुआ था। सब कुछ प्लान के मुताबिक ही चल रहा होता है, लेकिन उस रात जीन यूसुफ को बाहर जाते हुए देख लेता है। दरअसल यूसुफ को फ्रॉड के केस में गिरफ्तार किया गया था उस रात और वो 19 दिनों तक इसलिए गायब था क्योंकि उसे उस 19 दिनों तक जेल में बंद रखा गया था। तब ये भी खुलासा होता है कि उस बंद कमरे से आने वाली आवाजें किसी और की नहीं बल्कि इन्वेस्टिगेशन टीम की थी। मतलब कि हर वक्त इन्वेस्टिगेशन टीम उस बंद कमरे में मौजूद थी और जीन की हरकतों पर नजर रख रही थी। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आ जाती है। यूसुफ जीन को एक ऐसी जगह ले जा रहा होता है जहां उसे उन 2 मासूम जानों की मौत का कीमत चुकाना पड़ेगा और वहां से भागने के लिए वो गाड़ी से छलांग मार देता है। यूसुफ उसका पीछा करता है लेकिन आखिरकार उसकी गाड़ी एक पेड़ से टकरा जाता है। वहीं दूसरी तरफ जीन को भी एक ट्रक आकर टक्कर मार देता है जिसके कारण उसकी 1997 की याददाश्त वापस आ जाती है। यहाँ पर फिर से सीन शिफ्ट होता है 1997 में, जहाँ पर जीन अपने माँ बाप और अपने बड़े भाई के साथ होता है, जहाँ पर उनके कार का एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में उसके माँ बाप की मौत हो जाती है और उसका बड़ा भाई बहुत ही बुरी तरह से घायल हो जाता है। उसके बड़े भाई की सर्जरी के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत होती है, लेकिन 1997 की इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से ये बहुत ही मुश्किल वक्त होता है। मजबूरन जीन ऑनलाइन नौकरी ढूंढने की कोशिश करता है, जहां पर एक अनजान आदमी उसे मैसेज करता है कि अगर वो एक औरत को मार देता है तो वो उसे मुंह मांग की कीमत देगा। जीन को बस घर के अंदर जाकर उस औरत को मारना है एंड बाकी जितने भी सारे बच्चे होंगे उनको कुछ नहीं करना है। उस घर में पहुंचने के बाद जीन को ये काम ठीक नहीं लगता और वो वहां से वापस जाने ही वाला होता है कि तभी अचानक वो औरत उसे देख लेता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। जीन घबरा जाता है और हड़बड़ाहट में वो उस औरत को मार देता है और साथ ही उसकी लड़की को भी मार देता है। तभी एक छोटा बच्चा बाहर आता है, लेकिन जीन उसको नहीं मारता और उसे कहता है कि वो अपने कमरे में वापस चला जाए। जैसे ही जीन घर से निकलने लगता है उसे पता चलता है कि ये घर उसी डॉक्टर का है जो यूसुफ का इलाज कर रहा होता है, यानी उसके भाई का डॉक्टर। जीन समझने की कोशिश करता है कि आखिर डॉक्टर ने अपने ही परिवार को क्यों मारने की कोशिश करा है। डॉक्टर बताता है कि पैसों की कमी के चलते वो बैंकरप्ट हो चुका है और उसे अपने पत्नी को मारना पड़ा इसी वजह से क्योंकि उसके पत्नी के नाम पर बहुत सारे इंश्योरेंस था, क्योंकि अब वो मर चुकी है तो वो बहुत सारा पैसा उसको मिल जाएगा। लेकिन क्योंकि जीन ने सिर्फ उसकी पत्नी को ही नहीं बल्कि उसकी बेटी को भी मार दिया था, इसीलिए डॉक्टर कहता है कि अब वो यूसुफ को भी मार देगा। इसी बात पर दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है और गलती से जीन डॉक्टर को छत से नीचे फेंक देता है जिससे डॉक्टर की मौत हो जाती है। अब फिल्म वापस प्रेजेंट में आ जाता है। जीन अपने आप को हॉस्पिटल में पाता है। जो लड़का जीन को वैन से ले जा रहा था वो एक्सीडेंट में बच गया था और वो जीन को जहर देकर मारने की कोशिश करता है। तब जीन कहता है कि मुझे सब याद आ चुका है। ये सुनकर वो लड़का बताता है कि वो वही छोटा बच्चा है जिसे जीन ने 20 साल पहले मारा नहीं था बल्कि उसकी माँ और उसके बहन को मार डाला था। उसके परिवार की मौत के बाद उसके रिश्तेदारों ने सारे पैसे हड़प लिए और उसे एक अनाथालय में छोड़ दिया था। वो जीन से कहता है कि उस दिन तुमने मुझे क्यों नहीं मारा था, काश तुमने मुझे भी मार दिया होता तो आज मुझे ऐसे दिन देखने नहीं पड़ते। वो लड़का जीन से पूछता है क्या इस मर्डर के पीछे उसके पिता की प्लानिंग थी, लेकिन जीन झूठ बोल देता है और कहता है नहीं, ये पूरी प्लानिंग मेरी थी। जीन को जब ये एहसास होता है कि ये 2 मर्डर्स उसने ही करी थी तो वो बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में चला जाता है और उस जहर के इंजेक्शन को लेकर अपने शरीर में इंजेक्ट कर लेता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ वो लड़का हॉस्पिटल की खिड़की से कूदकर अपनी जान दे देता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।